प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने सामान्य भूगोल श्रृंखला के जो 20 प्रश्न हैं उनकी विस्तृत व्याख्या हमने की थी। तो उसी क्रम को अपने आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज इस वीडियो में अगले 20 प्रश्नों पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्तों के अक्षांशीय मान लिखिए। देखिए, जब हमने पिछली वीडियो के अंदर अपने देखा था कि जो पृथ्वी है उस पर क्या है, कुछ काल्पनिक रूप से कुछ लाइनें खींच दी गई है जिनमें अक्षांश रेखाएं और दूसरी है देशांतर रेखाएं। इनका क्या महत्व होता है कि इनसे एक तो हमें किसी स्थान की कोई एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है तो वो लग जाता है। दूसरा, इससे जो है समय का जो ताप कटिबंध होते हैं उनका निर्धारण जो है इनसे होता है। तो उसी के संदर्भ में है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त। इनके अक्षांशीय मान अपने देख लेते हैं। सबसे पहले है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो अक्षांशीय मान है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी इस क्षेत्र में यह स्थित है। दूसरा है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तीसरा है उत्तरी ध्रुव वृत्त, नॉर्थ पोल सर्कल। इसका जो अक्षांशीय मान है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और उसके बाद आता है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त और इसका जो मान है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको अपने चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है आपकी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, कर्क रेखा। दूसरा, इधर जो 23.5 डिग्री पर जो लाइन है दक्षिण के अंदर, उसको आपने बोला जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब ये रेखाएं क्या है, क्या इनका जो निर्धारण करने का औचित्य है, तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमें पता है कि पृथ्वी पर उसका जो वितरण है वो असमान होता है। कहीं तो सूर्य की किरणें बिल्कुल जो है समकोण पर पड़ती है और कहीं जो है सूर्य की किरणें जो है तिरछेपन जो ली हुई होती है। तो इसी के आधार पर इन रेखाओं का निर्धारण किया गया है। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा पृथ्वी का वह उत्तरतम बिंदु है, यानी इधर उत्तर और नीचे दक्षिण, वह उत्तरतम बिंदु है जहां वर्ष में एक बार जो है सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, लंबवत रूप से पड़ती है। यानी कि इससे जो ऊपर का जो भाग होगा, यानी 23.5 डिग्री के बाद जो 24 डिग्री है, 25 डिग्री है, कोई भी वहां पर कभी भी सूर्य के जो किरणें वो समकोण पर नहीं बढ़ेगी। यानी ये जो हिस्सा है यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वर्ष में कम से कम एक या दो बार जो है समकोण पर पड़ती है। लेकिन जो कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा है या मकर रेखा से इधर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, वहां कभी भी सूर्य की किरणें जो है समकोण पर नहीं पड़ती है। तो इस कारण जो है इनका निर्धारण किया गया है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर आपकी है मकर रेखा। उसके बाद अपने बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, या इसको जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त भी बोला जाता है, जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। उसी प्रकार दक्षिण के अंदर 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वहां जो वृत्त पाया जाता है उसको बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त या जो है साउथ पोल सर्कल। इनकी क्या विशेषता होती है? देखिए, जैसे अपने यहां देखा कि ये तो वो क्षेत्र है जहां जो है सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम जो है एक बार जो है समकोण पर पड़ती है। लेकिन यहां क्या होता है कि जैसे ये 23.5 डिग्री क्रॉस करता है तो सूर्य की किरणों में क्या आने लग जाता है, तिरछापन आने लग जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये तिरछापन भी क्या है, बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो 66.5 डिग्री की रेखा है ये हमें ये बताती है कि इसके बाद जो सूर्य है उसका प्रकाश या तो 6 माह तक लगातार प्राप्त होगा या जो है 6 माह तक लगातार क्या रहेगी, रात्रि रहेगी। यानी यहाँ जो है तिरछापन जो है रहेगा किरणों का, लेकिन वो केवल 6 माह के लिए रहेगा। अगले जो 6 माह वो पूरा जो है अंधेरा रहेगा। तो इस कारण ये एक बॉर्डर लाइन है 66.5 डिग्री। तो और इसके बाद जो आपका आता है वो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो है 90 डिग्री पर 19 डिग्री साउथ पर आता है आपका दक्षिण ध्रुव आता है। तो इस प्रकार जो है इन अक्षांश रेखाओं का ताप कटिबंधों के निर्धारण के लिए इनका जो है अंकन किया गया। और अपने आगे पढ़ेंगे कि ताप कटिबंध क्या होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध यानी कि टेम्परेचर जोन जो है पाए जाते हैं? तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर जो है कुल 5 ताप कटिबंध जो है पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है उष्ण कटिबंध यानी कि टॉरिड जोन जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। ये दो होते हैं, एक तो उत्तर की तरफ
यानी जैसे यहाँ लिखा गया है कि दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री, यानी उत्तर में भी 23.5 से 66.5 डिग्री और दक्षिण में भी 23.5 से 66.5 डिग्री। उसके बाद है शीत कटिबंध 66.5 से 90 डिग्री। इसको अपने जो है चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है कर्क रेखा का और इधर जो है मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, इसकी विशेषता क्या है, इसको उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है, एक तरह से सबसे गर्म जो है क्षेत्र है पृथ्वी का। दूसरा इसकी विशेषता है कि यहाँ वर्ष में कम से कम एक बार जो है सूर्य का जो किरणें वो लंबवत रूप से गिरेगी, यानी कि ये जो क्षेत्र होता है ये पूरे वर्ष पर सूर्य की किरणें जो है प्राप्त करता है। इस कारण यहाँ का ताप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस कारण इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। दूसरा आपका आता है 23.5 डिग्री से जो 66.5 डिग्री का क्षेत्र, इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ये तो है उत्तर में, और इसके बाद दक्षिण में भी शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी। ये भी क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण तक का भाग। अब इसकी क्या विशेषता होती है शीतोष्ण कटिबंध की? ये अपनों ने देखा था कि यहाँ जो है सूर्य की किरणें वो किस रूप में पड़ती है, तिरछेपन के रूप में पड़ती है। इस कारण जो है यहाँ ना ही तो बहुत कम तापमान होता है, ना ही क्या बहुत ज्यादा तापमान होता है, यानी कि जो है मध्यम स्थिति होती है। और तीसरा जो आपका जो जोन आता है जिसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन, या इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। इसका विस्तार आप समझ गए होंगे कि कहां से कहां तक होगा, क्योंकि 66.5 डिग्री तक अपना होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो उसके बाद जो 66.5 से लेकर और जो 90 डिग्री का जो ये क्षेत्र है उत्तर के अंदर और इधर दक्षिण में भी, तो इसको क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध बोला जाता है। यहाँ जो है एक तरह से बहुत ही अधिक ठंड होती है और लगभग जो है इस क्षेत्रों में बर्फ जो है जमी हुई रहती है, तो इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। और इसकी क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर 6 माह का दिन और 6 माह की क्या होती है, रात्रि होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर सूर्य इस साइड है और इधर जो ये जो पृथ्वी का जो भाग जो है सूर्य की तरफ है, तो यहाँ जो है 6 माह तक दिन रहेगा, क्योंकि इससे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका इन ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमेशा जो है सूर्य ताप प्राप्त करता रहेगा। और दूसरा ये जो हिस्सा होगा जो क्या है इसके पीछे की साइड रह जाएगा, यहाँ क्या होगा 6 माह की रात्रि होगी। तो इस प्रकार जो है ये 3 कटिबंध जो है पृथ्वी के बांटे गए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा क्या है, शीत कटिबंध। एक चीज और अपने यहां पर पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। ये क्या होता है, इसका अपने उदाहरण से समझते हैं। आप देखिए कि जो राजस्थान का जो अधिकांश जो हिस्सा है वो कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि जो कर्क रेखा वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है और बाकी जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में होता है। लेकिन यहाँ की अगर आप जलवायु दशाएं देखें तो वो कैसी होती है, एक तरह से उष्ण कटिबंध के समान ही होती है, क्योंकि जो पश्चिमी जो मरुस्थल है राजस्थान का, वहां के तापमान जो है काफी अधिक रहता है। तो यहाँ देखिए कि ये स्थित तो है शीतोष्ण कटिबंध में, लेकिन जो जलवायु दशाएं हैं वो कैसी है, उष्ण कटिबंध में। इस कारण जो है इसको क्या बोला जाता है, उपोष्ण कटिबंध, यानी कि जो जहां जलवायु की दशाएं उष्ण कटिबंध के समान लेकिन वो स्थित तो शीतोष्ण कटिबंध में, तो उसको बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध। पढ़ लेते हैं इसको कि तापमान एवं वायुदाब की दशाओं के आधार पर 2 अन्य कटिबंध भी माने गए हैं। 2 या अन्य का मतलब हो गया कि एक उत्तर में और एक क्या है दक्षिण में, जिनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। तो इसे क्या बोला जाता है, उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है। ये भी अपने ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है विषुव किसे कहते हैं। देखिए ये जो चित्र है इससे हमें बहुत सी चीजें जो है स्पष्ट हो रही है। हमने अभी बात की थी कि ये जो आपकी जो रेखा है ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है। इसके अलावा इसके जो उत्तर में रेखा है यानी ये वाली है, ये आपकी कर्क रेखा है और इधर जो है मकर रेखा है। यानी सूर्य जो है इन्हीं 2 रेखाओं के बीच रहता है, यानी लंबवत की बात करें तो इन्हीं 2 रेखाओं के क्या है बीच में रहेगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है, यानी वर्ष में 2 स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य जो है ये जो 0 डिग्री लाइन है जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है, इस पर क्या है लंबवत रूप से चमकता है, यानी पूरा 90 डिग्री का कोण जो है इस रेखा पर बनाता है। और इसी स्थिति को क्या बोला जाता है, इसी को जो है विषुव कहा जाता है।
जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। और इस दिन की विशेषता क्या होती है कि इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ये आपकी 0 डिग्री रेखा। और जब सूर्य इस पर जो है लंबवत चमकेगा तो इससे क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे, क्योंकि अगर सूर्य उत्तर में होगा यानी इस साइड में होगा तो क्या है उत्तरी जो गोलार्ध है वहां दिन सबसे बड़ा होगा, और अगर दक्षिण में होगा तो दक्षिण में भी क्या है दिन सबसे बड़ा होगा। लेकिन चूंकि सूर्य जो है इस 0 डिग्री लाइन पर स्थित है तो इसका मतलब यह है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति बराबर होगी। जो विषुव होता है, इक्विनॉक्स होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बसंत विषुव, यानी उसकी अवधि क्या होती है 21 मार्च, और उसके बाद होता है शरद विषुव, इसकी अवधि क्या होती है 23 सितंबर। यानी ये जो 2 ऐसे दिवस है जिनके अंदर क्या होता है सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है। इस डायग्राम की अपने बात करेंगे, उससे पहले अपने प्रश्न पढ़ते हैं 24। अयनांत यानी कि सोलस्टिक क्या है? वापस अपने उसी डायग्राम पर चलते हैं। यहां पर हमने देख लिया कि सूर्य जो है इन 2 रेखाओं के बीच में ही रहेगा, और जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के लंबवत होता है तो उस स्थिति को तो कहा जाता है विषुव कहा जाता है। लेकिन जब सूर्य या तो कर्क रेखा इसके बिल्कुल समकोण पर हो, या जो है आपकी जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसके समकोण पर हो, तो इस स्थिति को क्या बोला जाएगा? अयनांत कहा जाएगा। देखिए, अयनांत सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन, उत्तरायण यानी उत्तर तक की, और दक्षिणायन की अंतिम सीमा यानी उसके बाद जो है सूर्य एक तरह से एक 90 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी से नहीं मिलता, को अयनांत या संक्रांति बोला जाता है। और एक वर्ष में 2 संक्रांति होती है, और ये कब होती है? 21 जून और 22 दिसंबर को। इसका आपने पढ़ते हैं उत्तरी या ग्रीष्म अयनांत। ये कब होता है? ये प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। इस दिन सूर्य कौन सी रेखा पर लंबवत रूप से चमक रहा होता है? अभी अपने बात की थी कर्क रेखा पर। और इस कारण क्या होता है कि जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ है यानी कर्क रेखा की तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा? सबसे लंबा होगा, यानी वो वाला दिन होगा जो 12 घंटे से अधिक अवधि का होगा, और उसी दिन क्या है उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे छोटी रात होगी। दूसरा है दक्षिणी या शीत अयनांत। ये होता है प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को होता है। हम जानते हैं कि इस दिन जो बहुत से त्योहार जो है मनाए जाते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि इस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस दिन क्या होगा कि जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें जो है सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और इसे मकर संक्रांति भी हम जो है कहते हैं। अब अपने बात करते हैं इस डायग्राम की। देखिए, जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो वो होता है बसंत विषुव यानी कि 21 मार्च को। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून के अंदर क्या हो जाता है कि सूर्य जो ये आपकी कर्क रेखा है इस पर क्या है लंबवत चमकता है, और उसको बोला जाता है उत्तरी अयनांत यानी 21 जून को। फिर 21 जून के बाद वापस सूर्य जो है दक्षिण की तरफ बढ़ने लग जाता है, और 23 सितंबर को क्या है सूर्य फिर से जो अपनी भूमध्य रेखा उस पर जो है लंबवत चमकता है, और उसको बोला जाता है शरद विषुव। और बाद में जो है सूर्य ये जो रेखा आपकी मकर रेखा इस पर आ जाता है, और 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस चीज को कहा जाता है दक्षिणी या अयनांत या मकर संक्रांति इसको बोला जाता है। तो ये 4 स्थितियां हैं पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ के अंदर। आगे अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले हम इस आंसर को पढ़ लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक एकल स्थल खंड के रूप में स्थित थे, जिसे वैगनर ने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जो जल राशि जो स्थित थी उसको इन्होंने क्या नाम दिया? पेंथालासा का नाम दिया। इन्होंने कहा कि पेंजिया के विभाजन एवं विस्थापन से ही वर्तमान जो महाद्वीप जिन्हें हम देख रहे हैं उनका क्या है निर्माण हुआ है। पेंजिया सबसे पहले 2 जो महान जो खंड है उनमें विभक्त हुआ, और 2 खंड ये कौन कौन से थे? उत्तर का जो खंड था उनको इन्होंने नाम दिया लारेशिया या अंगारा लैंड, और 2 दक्षिण वाला खंड था इनको इन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड, और भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आप देखिए, सबसे पहले अपनी बात इस पर करते हैं। आप इस मैप को देखिए अच्छे से। आप
जब देखेंगे इस मैप को तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो अटलांटिक महासागर है, यहां अगर आप देखेंगे कि अगर अपने इन दोनों को मिला दें, यानी ये जो गैप है इसको खत्म कर दे, तो एक तरह से ये पूरा पूरा इसके अंदर फिट आएगा। दूसरी चीज ये आप यहाँ देख लीजिए, ग्रीनलैंड है, इसको भी अगर ये बीच का गैप खत्म कर दिया जाए तो दोनों चीजें क्या एक तरह से फिट आएगी। यहाँ लाल सागर और इधर जो भूमध्य ये जो आपका फारस की खाड़ी है, यहाँ पर भी स्थलाकृतियां इस प्रकार से दिख रही है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक तरह से क्या है सभी फिट आएंगे, यानी ऐसा लग रहा है कि इनको क्या है यहीं से क्या है अलग किया गया है। तो इसी आधार पर जो वैगनर ने ये अपना महाद्वीपीय विस्थापन जो है सिद्धांत दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर बताया कि जो महाद्वीप है वो क्या है सबसे पहले इस प्रकार से थे, यानी सभी क्या है आपस के अंदर जुड़े हुए थे। बाद में क्या हुआ कि 25 करोड़ साल पहले यानी 250 मिलियन वर्ष पूर्व क्या है ये इस प्रकार थे, और 200 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 20 करोड़ साल पहले इनमें क्या है विभाजन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये लारेशिया और इधर क्या है गोंडवाना लैंड है। फिर धीरे धीरे इससे अलग होते गए ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये जो है अफ्रीका का भाग। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो संरचना ये है भारत। भारत पहले जो है इस दक्षिण के अंदर स्थित था, बाद में जो है धीरे धीरे ये क्या है आगे बढ़ा, और ये जो बड़ी जो यूरेशियन प्लेट है इससे आकर टकराया, और इससे जो है इस टकराव के कारण जो है हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार इन्होंने अपने इस सिद्धांत के द्वारा यह बताया कि जो महाद्वीप है जो वर्तमान अवस्था के अंदर है वो क्या है पहले एक के रूप में, एक स्थल खंड के रूप में स्थित थे। इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया था 1912 ईस्वी में, तो उसमें क्या है पूरे विश्व में विश्व युद्ध का माहौल था, इस कारण उस समय इनके सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया गया, और 1914 में जो है विश्व युद्ध प्रारंभ भी हो जाता है। बाद में 1920 के दशक में इनके सिद्धांत को जो है काफी सराहा गया, और इस पर और भी जो है रिसर्च हुई। अगला हमारा प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये क्या है। देखिए अभी अपने पढ़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये व्याख्या करता था केवल और केवल महाद्वीपों की, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ये जो है महाद्वीप और महासागर दोनों की व्याख्या करता है। प्लेट वास्तव में क्या होता है, प्लेट जो पृथ्वी है उसका जो ऊपर का जो 205 से लेकर 200 किलोमीटर का तक जो हिस्सा है, जो किससे बनता है, भूप्रपट्टी और जो मेंटल होता है उनसे मिलकर बना होता है। ये जो हिस्सा है ये उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये है आपकी प्लेट। और इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर जो है कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं। ये जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था वो दिया था हैरी हैस ने 1960 में इसके बारे में सबसे पहले जो है विचार प्रस्तुत किया था। लेकिन इस सिद्धांत को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन थे। इन्होंने 1967 के अंदर ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि संपूर्ण स्थल मंडल 7 बड़ी एवं लगभग 20 छोटी प्लेटों में विभक्त है, जो दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पर क्या है सतत रूप से तैर रहा है। जबकि प्लेट शब्द का सबसे पहला प्रयोग टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या कहा कि ये जो जितने भी महाद्वीप महासागर है ये जो है पृथ्वी की 7 बड़ी और कुछ जो है छोटी प्लेटों पर स्थित है, और ये जो प्लेटें हैं ये क्या है अपने आप में स्थिर नहीं है, यानी इनका जो है संचलन हो रहा है, और इसी संचलन के कारण जो महाद्वीप है जो महासागर है उनका भी संचलन हो रहा है। और ये संचलन उन्होंने बताया कि 3 प्रकार से हो सकता है, या तो 2 प्लेटें अपने एक अपनी तरफ आकर्षित होंगी, या जो है प्लेटें दूर जाएगी, या जो है प्लेटें दोनों क्या है समांतर में एक दूसरे के पास से निकल जाएगी। इसके बारे में अपने आगे जो प्रश्न है उस पर बात करेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो प्लेट जो शब्द है उसको सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले जो विद्वान कौन थे वो थे टूजो विल्सन। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार प्लेट संचलन से निर्मित विभिन्न किनारों को यानी मार्जिन्स को समझाइए। अभी अपनों ने बात की कि जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है वो ये कहता है कि पृथ्वी का निर्माण 7 बड़ी प्लेटों के कारण हुआ है, और ये प्लेटें क्या है स्थिर नहीं है, यानी कि ये क्या है गति करती रहती है, और इसी कारण जो महाद्वीप महासागर भी क्या है स्थिर नहीं है। उनमें भी जो है चाहे आप वर्ष का 1 सेंटीमीटर ही ले, लेकिन उनमें क्या है गति हो रही है। तो जब ये प्लेटें गति करती है तो इससे क्या है 3 प्रकार के किनारे जो है बन जाते हैं, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले है विनाशात्मक प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जब 2 प्लेटें परस्पर गति कर
टकराती है तो इससे एक प्लेट नीचे धंस जाती है और जिससे स्थल पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी भूगर्भिक क्रियाएं होती है। और दूसरा है रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जब दो प्लेटें परस्पर दूर हटती है तो उनके बीच जो है रिक्त स्थान बन जाता है जिसमें मैग्मा बाहर निकलकर जो है जम जाता है। इससे नवीन संरचना का निर्माण होता है जैसे मध्य महाद्वीपीय कटक। और तीसरा है संरक्षण किनारा। इसमें दो प्लेटें परस्पर जो है क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। इसको अपने इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक प्लेट ये है और दूसरी ये क्या है, आपस में एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, यानी अभिसरण इनमें हो रहा है। और जैसे जब दो प्लेटें आपस में गति करेंगी तो उनमें क्या है, टक्कर होगी और टक्कर के कारण इनके बीच में वलन पड़ जाएगी और इससे किनका निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। भारत के संदर्भ में क्या हुआ था, इधर जो है बड़ी ऊपर यूरेशियन प्लेट थी और नीचे से जो है भारतीय जो प्लेट है वो आके इसमें टक्कर हुआ और इससे क्या हुआ कि इस टक्कर के कारण जो है इनके मध्य वलन पड़ा और इससे जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो है निर्माण हुआ। उसके बाद होता है कि दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो प्लेटें हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत जो है गति करे, तो इससे क्या होगा कि बीच में घर्षण पड़ जाएगा और जो नीचे जो तप्त लावा होता है एस्थेनोपियर्स में, यानी दुर्बलता मंडल के अंदर, वो लावा क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा और इस पर जो है कटक जैसी श्रृंखलाएं जो है बन जाएगी, जैसे मध्य महाद्वीपीय कटक है जो अंध महासागर के अंदर स्थित है। तीसरा जो सिचुएशन ये हो सकती है कि प्लेटें क्या है, आपस में टकराने या आपस में दूर जाने के बजाय जो है परस्पर जो है समांतर गति करेगी, यानी एक इधर आ रही है और एक क्या है इधर आ रही है। तो इससे क्या होगा कि कोई नवीन संरचना का निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन क्या है भूकंप जो है इस कारण से जरूर आएंगे। भूकंप इन तीनों ही कारणों से जो है आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उच्चावच क्या है एवं यह कितने प्रकार के होते हैं। हमने जब पहली क्लास की थी तो उसमें पहले प्रश्न पर हमने उच्चावचों की बात की थी। तो उच्चावच क्या होते हैं कि पृथ्वी सतह पर निर्मित विभिन्न त्रिविमीय स्थल रूप जो ऊंचाई, आकार व उत्पत्ति में क्या हो भिन्नता लिए हुए, उन्हें क्या बोला जाता है, उच्चावच बोला जाता है। और ये क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो एक तरह से बहुत ही मतलब गर्म थी, यानी एक तरह से आग का गोला था और जैसे जैसे वो ठंडी होती गई तो कुछ तो भाग उसके क्या है सिकुड़ते गए और कुछ क्या है ऊपर रह गए। तो इस प्रकार जो सिकुड़े हुए भाग थे उनमें बाद में जल भरने से किसकी उत्पत्ति हुई, महासागरों की उत्पत्ति हुई और जो भाग ऊपर उठे थे, जो स्थल भाग थे, उनसे क्या है महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो संरचनाएं बनी वो थी महाद्वीप एवं महासागर। इन्हें जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ जो है इन्हें बोला जाता है। उसके बाद है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। देखिए जब ये महाद्वीप और महासागर बने तो इनके ऊपर भी बहुत सी संरचनाएं का निर्माण हुआ, जैसे जो महाद्वीप है उनके ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, हिमनद, नदियां, इनका क्या है निर्माण हुआ। तो इन्हें क्या बोला जाता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। उसके बाद आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये जो उच्चावचों का क्रम था वो यही नहीं रुका और जो ये पर्वत थे, पठार थे, मैदान, यानी जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच थे उनके ऊपर भी बहुत सी संरचनाओं का निर्माण हुआ और उन्हें क्या बोला गया, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे नदियों द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी जो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्या है, एक वी आकार की घाटी है जो नदी द्वारा जो है पर्वत को चीर कर जो है बनाई गई है। विसर्प हिमानियों द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी आदि। तो ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है महाद्वीप एवं महासागर यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फिर इनके ऊपर जिन संरचनाओं का निर्माण हुआ यानी पर्वत, तो वो आपके हो गए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। फिर इन पर्वतों के ऊपर कुछ संरचनाओं का निर्माण हुआ, उन्हें बोला जाता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 29 पर, महाद्वीप एवं महासागर क्या है। इस प्रश्न के माध्यम से एक सिंपल सी परिभाषा पूछी गई है कि महाद्वीप और महासागर वास्तव में होते क्या है। तो इसको अपने पढ़ लेते हैं। एक विशाल भूखंड जो सामान्यतः चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। और इस महाद्वीप को जो जल की विशाल राशि जो इस महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए हो उसको क्या बोला जाता है, महासागर जो है कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो एक नक्शा है विश्व का, उसमें जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एक यहाँ जो है नीचे की तरफ जो है महाद्वीप है। तो इस प्रकार जो है कुल 7 जो है महाद्वीप है। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे पैसिफिक ओशियन, ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है। उसके बाद इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महासागर, ऊपर जो है आर्कटिक ओशियन और नीचे जो है
अंटार्कटिका ओशियन या इसको सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है 7 महाद्वीप और 5 जो है महासागर हैं। आगे अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? क्षेत्रफल के अनुसार हमें इनका जो है लिखना है। हमें पता है कि पृथ्वी पर जो है कुल 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो जो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है वो आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। एक अपने बात करें पूरी पृथ्वी की, तो पूरी जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यानी जब पूरी पृथ्वी के जल स्थल को मिलाकर बात की जाए तो उस पूरी पृथ्वी का जो लगभग जो क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो है 14.5 करोड़ जो वर्ग किलोमीटर है वो आपका आता है स्थल भाग में, जो कुल का जो है 29% होता है। और जो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है वो आपका आता है जल भाग में, जो है लगभग 71% होता है। तो उसमें से जो है 14.5 करोड़ जो कुल जो पृथ्वी का स्थल भाग है उसमें से केवल 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो केवल और केवल जो है एशिया फैला हुआ है। और देखिए इसका कुल में परसेंटेज देखें तो स्थल भाग में प्रतिशत देखें तो वो कितना होता है? 30% होता है। उसके बाद है अफ्रीका जो महाद्वीप, इसका जो विस्तार है वो 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और ये जो पूरी पृथ्वी का स्थल भाग है उसमें जो है 20% भाग पर फैला हुआ है। यानी यहाँ पर अगर अपने देखें कि पृथ्वी के ऊपरी 2 महाद्वीप यानी एशिया और अफ्रीका है, उनका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। यानी पूरे स्थल भाग के 2 महाद्वीपों का क्षेत्रफल शेष सभी 5 महाद्वीपों के क्षेत्रफल के बराबर है। उसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरी पृथ्वी का पृथ्वी के स्थल भाग का 16.2% है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर और ये पूरी पृथ्वी का 11.9% है। उसके बाद आता है अंटार्कटिका, जो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो पूरी पृथ्वी का 9.6% है। और उसके बाद आता है यूरोप, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी पृथ्वी का 6.5% है। और लास्ट में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी पृथ्वी का 5.2% है। तो इस प्रकार जो है ये 7 महाद्वीप है जिनका जो क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? सबसे जो ज्यादा क्षेत्रफल एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी विश्व का सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं अपने प्रश्न संख्या 31 पर। जनसंख्या के वितरण के अनुसार महाद्वीपों को अवरोही क्रम में लिखिए। अभी अपनों ने बात की थी कि क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम क्या है, और अब पूछा गया है कि जनसंख्या के अनुसार इनका जो है क्रम लिखिए। तो हमें पता है कि विश्व में जो अभी 8 अरब जो है जनसंख्या है, तो उसमें जो सर्वाधिक जो जनसंख्या जिस महाद्वीप पर है वो आपका है एशिया। लगभग 4.5 अरब लोग कहाँ पाए जाते हैं? एशिया के अंदर ही पाए जाते हैं, जो विश्व का लगभग जो है 60% है। यानी अगर बात की जाए विश्व की जनसंख्या की, तो उसकी जो 60% जनसंख्या है वो केवल और केवल कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। उसके बाद बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ जो है 1.2 अरब लोग, ये आंकड़े जो है अरब में है, अरब जो है लोग पाए जाते हैं। उसके बाद यूरोप की बात की जाए, जो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, यहाँ पर जो है 73 करोड़। उसके बाद उत्तरी अमेरिका 57 करोड़, दक्षिण अमेरिका जो है 42 करोड़, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कम जनसंख्या है 4 करोड़ के आसपास, और अंटार्कटिका ये एक तरह से निर्जन इलाका है, लेकिन यहाँ पर भारत समेत और भी बहुत से देशों द्वारा जो है शोध जल हर वर्ष जो है भेजे जाते हैं। तो आप अगर वहां जाते हैं तो आपको 1000 से 15 लोग जो है जो रिसर्च करने वाले हैं वो इस महाद्वीप पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो है इन 7 महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण क्या रहेगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर आपका आता है यूरोप, उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे अंत में जो है अंटार्कटिका आपका आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। हम जानते हैं पृथ्वी पर जो है कुल 5 महासागर हैं, क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम क्या रहेगा? अभी अपनों ने पढ़ा था कि महासागरों के हिस्से में पूरी पृथ्वी का
36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 71% भाग जो है केवल और केवल महासागरों में आता है। तो उनमें अगर सबसे बड़े महासागर की बात की जाए तो वो कौन सा होगा? प्रशांत महासागर होगा, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और हमें पता है पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी का, जल भाग की बात नहीं हो रही, स्थल भाग की बात नहीं हो रही, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। तो उसका जो है लगभग 1/3 भाग जो है कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी बोला जाता है, जो क्या है? एस के आकार में फैला हुआ है। तीसरा है हिंद महासागर। क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अपना हिंद महासागर या इंडियन ओशियन है। और विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम जो है किसी देश के आधार पर है, यानी इंडिया के नाम पर इसका नाम जो है इंडियन ओशियन इसको कहा जाता है। आगे है जो चौथा सबसे बड़ा जो महासागर है विश्व का, वो है अंटार्कटिका महासागर, या जिसे दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है, सदर्न जो है ओशियन भी इसको कहा जाता है। ये जो आपका अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके चारों ओर जो है फैला हुआ है। और अंत में और सबसे छोटा जो आपका महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, जो उत्तर के अंदर जो है फैला हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है कि इस पर लगभग जो है वर्ष भर क्या है? बर्फ ही जमी रहती है, क्योंकि यहाँ जो है काफी मात्रा में ठंड होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए। देखिए हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है, यानी यहां से लेकर अगर यहां तक बात की जाए तो वो है 6371 किलोमीटर। और अगर बात की जाए पृथ्वी की गहराई में जाने की, तो आज तक जो है मानव जो है 8 या 10 किलोमीटर तक इसकी जो है खुदाई कर पाए। इसके बाद जो है इससे अधिक अपने खुदाई नहीं कर सकते, यानी कि बाकी का जो 6361 किलोमीटर है वो क्या है? वैसे के वैसे अंश हुआ पड़ा है, यानी भौतिक रूप से हम जो है पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन और भी बहुत से कई साधनों के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी की जो ये आंतरिक संरचना है ये क्या है, किस प्रकार है। तो विभिन्न जो भूगोलवेताओं हैं इन्होंने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भूप्रपट्टी, यानी जिसे क्रस्ट बोला जाता है। ये इसकी अवधि क्या रहती है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसकी औसत जो मोटाई है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है। महाद्वीपों पर अलग होती है, महासागरों पर क्या है? अलग होती है, लेकिन एवरेज कितनी है? 30 किलोमीटर है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? सिलिका से Si और एल्यूमिनियम से Al, यानी इसको जो है सियाल परत भी कहा जाता है। दूसरा है मेंटल अनुपटल या प्रवाल, जो क्या है? दूसरी परत है, और इसका विस्तार जो है 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर, यानी कि ये जो एक बड़ा भाग इसका जो है पाया जाता है। और ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इस कारण इसको जो है सीमा भी कहा जाता है। और तीसरा और आपका अंतिम है अभ्यंतर या क्रोड। इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 किलोमीटर तक फैला, और इसका निर्माण जो है मुख्यतः निकल और फेरस से हुआ है। इस कारण इसको निफे भी बोला जाता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का जो कारण है वो यही है, निकल और फेरस, क्योंकि पृथ्वी के जो केंद्र में बहुत अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। इसी कारण जो है इसके जो ग्रेविटन फोर्स जो है वो कार्य करता है। इसको अपने डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये आपकी है भूप्रपट्टी। जो ऊपर का जो ये हिस्सा है ये आपकी है भूप्रपट्टी। उसके बाद जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है मेंटल। और फिर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है पृथ्वी के केंद्र तक, इसको बोला जाता है क्रोड। इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक तो बाह्य क्रोड और दूसरा कौन सा है? आंतरिक क्रोड। अब देखिए ये जो पृथ्वी का जो आंतरिक जो संरचना है इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ स्थान ऐसे आते हैं वहां क्या होता है कि इनके घनत्व में अंतर आ जाता है। और ये जो घनत्व में अंतर होता है एक तरह से अचानक होता है, तो इस कारण ये अलग ही संरचना जो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है, और इस कारण इसको नाम दिया गया है असंबद्धता का। असंबद्धता क्या होती है कि पृथ्वी के जो ये 3 जो संरचनाएं हैं, 3 जो ये लेयर है, इनके बीच में कुछ ऐसा स्थान होता है जहां घनत्व में काफी अंतर आ जाता है। तो कुल जो है 5 असंबद्धताएं पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी है? सबसे पहली जो असंबद्धता है वो है भूप्रपट्टी के अंदर, यानी इसको भी क्रस्ट को 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और जो है निचली क्रस्ट।
ये जो ऊपरी और निचली क्रस्ट है, इन दोनों के बीच एक असबद्धता पाई जाती है। असबद्धता यानी जो अलग करने वाली, जो घनत्व को अलग करने वाली, उसको बोलते हैं कॉनराड। कॉनराड असबद्धता। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों के बीच जो असबद्धता पाई जाती है उनको बोलते हैं मोहोविकिक असबद्धता। फिर जो है मेंटल है, मेंटल को भी जो है दो भागों में बांट दिया। एक तो है ऊपरी मेंटल, एक है निचला मेंटल। और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इन दोनों के बीच भी जो है एक असबद्धता पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? रैपनी असबद्धता। फिर जो है मेंटल और क्रोड के बीच, इनके बीच जो असबद्धता पाई जाती है उनको बोला जाता है गुटेनबर्ग, या इसको जो है बिशार्ट भी बोला जाता है। और अंत में आपका बचता है क्रोड। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, आउटर कोर एंड इनर कोर, इन दोनों के बीच जो असबद्धता पाई जाती है उनको बोला जाता है लहमान। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी की जो तीन जो परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और इनके बीच जो है 5 असबद्धताएं पाई जाती है: कॉनराड, मोहोविकिक, रैप्टी और गुटेनबर्ग, और 5वीं कौन सी है? लहमान। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। शैल यानी कि रॉक किसे कहते हैं? देखिए, एक या अधिक तत्वों से मिलकर जो है खनिजों का निर्माण होता है, और एक या अधिक खनिजों से मिलकर क्या है, इनका जो संगठित समूह है वही क्या कहलाता है? शैल कहलाता है। और शैल जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस रॉक। ये वो शैलें हैं जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ, यानी पृथ्वी पर जो है जब जो ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ तो उससे जो लावा निकला, तो उस लावे से जो बनने वाली जो प्राथमिक जो शैलें हैं उनको बोला जाता है आग्नेय शैलें, जिनका निर्माण जो है लावा के धरातल पर जमने से होता है। और ये जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है इनका उदाहरण है। और इनकी विशेषता क्या होती है कि एक तो ये परतदार नहीं होती, यानी इनमें जो है परतें नहीं पाई जाती, और दूसरा इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, यानी जीवाश्म भी इनमें नहीं पाए जाते। दूसरा अवसादी शैल, ये अवसादी शैल या द्वितीयक शैलें भी इनको बोला जाता है। इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से प्राप्त अवसादों से होता है, और इसमें क्या है? जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये शैलें परतदार होती है और इन परतों के बीच जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। विश्व का जो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं शैलों के बीच जो है पाया जाता है। और तीसरी आपकी शैल है कायांतरित शैलें, मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे शिस्ट व स्लेट। तो इस प्रकार जो ये 3 जो है चट्टानें होती है, सबसे पहले आग्नेय, इनसे जो है अवसादी शैलें, फिर जो है कायांतरित शैलें। आगे हमारा एक नया खंड, एक नया टॉपिक जो है प्रारंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है भूकंप एवं ज्वालामुखी। पहला प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं, यानी अर्थक्वेक जो है किसे कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी पर बहुत सी घटनाएं होती रहती है, या तो पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी के बाहर, जिन्हें बोला जाता है अंतर्जात एवं बहिर्जात क्रियाएं। अंतर्जात में अभी अपनों ने पढ़ा कि जो प्लेटें हैं वो क्या है, ऐसा नहीं है कि स्थिर है, सभी क्या है, एक तरह से गति करती है। तो या तो वो आपस में टकराएगी, या क्या है आपस में दूर जाएगी, या जो है एक दूसरे को टच करके यानी कि समांतर रूप से निकल जाएगी। तो इनमें चाहे किसी प्रकार का संचलन हो, उससे एक चीज क्लियर है कि उससे क्या आएगा? भूकंप आएगा। अब भूकंप क्या होते हैं कि एक तो ये हो गया अंतर्जात, दूसरा है बहिर्जात की कुछ पृथ्वी के बाहर भी कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी, जैसे मान लीजिए कोई जो है जलीय भार अधिक हो जाता है, या कोई परमाणु विस्फोट मानव द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों कारणों के कारण, अंतर्जात एवं बहिर्जात कारणों के कारण कुछ जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर। उस ऊर्जा से जो है अनेक प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो जाती है, और ये तरंगे जो है कई दिशाओं में फैलकर, यानी ये तरंगे क्या है,
कई दिशाओं में फैलकर क्या उत्पन्न करती है, कंपन उत्पन्न करती है, और इसी अकस्मात कंपनों को क्या बोला जाता है, भूकंप बोला जाता है। यानी भूकंप की एक सिंपल सी परिभाषा अगर अपने से पूछा जाए, भूकंप क्या है, भूकंप है पृथ्वी का कंपन, और कंपन का कारण क्या होता है कि पृथ्वी के जो अंतर्जात और बहिर्जात बल है, इनके कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा से विभिन्न जो है तरंगे उत्पन्न होती है। इनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे, पीएसएल जो तरंगे, और इस कारण जो है पृथ्वी पर कंपन होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, भूकंप बोला जाता है। आगे है भूकंप मूल। एक ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में आप जरूर बताएं कि जब भूकंप आने वाला होता है तो किस गैस की मात्रा जो है उस क्षेत्र में बढ़ जाती है। इससे क्या है, पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे है भूकंप मूल, यानी कि फोकस पॉइंट जो है किसे कहा जाता है। देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है फोकस पॉइंट और एक होता है एपिसेंटर। फोकस पॉइंट क्या होता है कि भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहां से सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये होता है भूकंप का केंद्र, जहां क्या है सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगे वो क्या है, उत्पन्न हो रही है। उसके बाद जो है ये भूकंपीय तरंगे जो है चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोकस पॉइंट, यानी कि भूकंप मूल। और दूसरा आपका होता है अधिकेंद्र, यानी कि एपिसेंटर। एपिसेंटर किसे कहते हैं, भूकंप मूल के समकोण पर स्थित धरातल का वह भाग जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, अधिकेंद्र बोला जाता है। इसको आप देख सकते हैं। ये तो हो गया अपना फोकस पॉइंट है, जो क्या है एक तरह से मूल है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। और इसके जस्ट ऊपर यानी कि पूरे 90 डिग्री कोण पर समकोण पर धरातल का जो भाग जहां सबसे पहले ये तरंगे अनुभव की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एपी सेंटर बोला जाता है। और सर्वाधिक जो विनाश होता है वो भी इसी एपी सेंटर में ही होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, फोकस मूल होगा, जो फोकस जो पॉइंट है वो होगा जो पृथ्वी के अंदर, और जो एपी सेंटर होगा वो होगा पृथ्वी से बाहर यानी कि स्थल भाग पर। अगला प्रश्न है भूकंपीय तीव्रता का मापन जो है किस स्केल द्वारा किया जाता है। तो आप ये न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि मान लो कि जापान के अंदर भूकंप आया है तो उसकी तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर इतनी अंकित की गई है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, रिक्टर स्केल। इसका जो मापक जो इकाई होती है वो 1 से 10 तक होती है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक जो अगली इकाई है यानी 1 के बाद जो 2 आएगा तो वो पिछले से क्या होगा, 10 गुना अधिक होता है। दूसरा जो ये भूकंप का मापन है ये बेसिकली 3 स्केल द्वारा किया जाता है। सबसे पहला तो हो गया रिक्टर स्केल, उसके बाद जो है दूसरा जो होता है रोसी-फेरल, ये जो है 1 से 11 तक होता है, और तीसरा होता है मर्केली, ये जो है 1 से 12 तक होता है। ये जो मर्केली जो स्केल है ये मुख्यतः जो अनुभव मूलक स्केल है, यानी कि ये भूकंप का माप किस रूप में करता है, अनुभव के आधार पर करता है। यानी कि मान लीजिए किसी भूकंप से मानवीय क्षति कितनी हुई है तो उसका मापन जो है मर्केली स्केल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगे जो है कितने प्रकार की होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है भूकंप के अंदर जो बार बार पूछा जाता है। अभी अपनों ने पढ़ा, एक तो होता है फोकस पॉइंट यानी भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहां से क्या है भूकंप की उत्पत्ति होती है, और दूसरा होता है एपिसेंटर जो धरातल पर होता है। तो जो भूकंप का जो ये स्थान होता है फोकस मूल, वहां से जो है कई प्रकार की तरंगे निकलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तरंगे है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स, उसके बाद है एस तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव्स, और तीसरी है एल तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये 3 प्रकार के तरंगे जो है उस क्षेत्र से निकलती है और पूरी पृथ्वी पर जो है फैल जाती है। तो सबसे पहले है प्राथमिक तरंगे, यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। यह ठोस, द्रव और गैस यानी कि तीनों के अंदर ये क्या है गति कर सकती है। यह सबसे तीव्रतम भूकंपीय तरंग है जिसकी जो गति होती है वो 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और ये सबसे पहले क्या है धरातल पर पहुंचती है। उसके बाद है एस तरंगे जिन्हें द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। इन तरंगों की क्या विशेषता होती है कि ये केवल ठोस में ही गति कर सकती है, यानी जैसे ये द्रव भाग में जाती है तो उससे क्या होता है ये जो तरंगे ये क्या है लुप्त हो जाती है, और इनकी जो गति होती है वो इस जो पी तरंगे उनसे कुछ कम होती है, यानी 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड।
और ये धरातल पर जो है एस पी तरंगों के बाद पहुंचती है। इस कारण इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। और तीसरा आपका आता है एल तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव या धरातलीय तरंगे, जो क्या है केवल धरातल पर चलती है। इनकी गति तो काफी कम होती है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। जो भूकंप के कारण जो विनाश लीला जो रचती है वो यही जो तरंगे होती है एल तरंगे, उसी के द्वारा जो की जाती है। तो इस प्रकार जो है ये 3 प्रकार की तरंगे मुख्य होती है। उसके अलावा और कुछ छोटी छोटी तरंगे भी होती है, पी एस या पी जी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इनमें जो ये येलो कलर की लाइंस आप देख रहे हैं ये होती है पी तरंगे, जो क्या है इधर जो आपका जो मेंटल का भाग है उसमें भी ये चल रही है, उसके बाद जो ये क्रोड का भाग है उसमें भी चल रही है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर के आप जो देख रहे हैं इनको बोला जाता है एस तरंगे। ये आप देखिए यहाँ तो मेंटल में तो ये अच्छे से चल रही है, लेकिन जैसे ये इसके अंदर क्रोड के अंदर प्रवेश करते हो तो यहाँ क्या ये लुप्त हो जाती है, यानी ये क्रोड के अंदर नहीं जा पाती। और पीछे हमने पढ़ा था कि जो एस तरंगे होती है वो केवल और केवल ठोस में ही गति कर पाती है और द्रव में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये यहां तक तो गति करती है लेकिन यहां आके लुप्त हो जाती है। तो इससे जो है विद्वान जो भूगोलवेत्ता उन्होंने ये पता लगाया कि जो पृथ्वी का जो क्रोड है वो क्या है एक तरह से द्रव अवस्था में है, यानी पिघली हुई अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर जो है एस तरंगे आके लुप्त हो जाती है। तो इससे हमें जो है इन एस तरंगों के द्वारा ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो क्रोड है वो किस तरह से है, एक तरह से द्रव अवस्था के अंदर है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ज्वालामुखी यानी वल्केनो किसे कहते हैं। देखिए वास्तव में ज्वालामुखी क्या होता है कि मान लीजिए ये स्थल भाग है, इसके 200 किलोमीटर तक तो क्या है कठोर जो है चट्टाने हैं, और इस 200 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है आपका दुर्बलता मंडल, जिसको आपने पढ़ा था अभी एस्थेनोस्फीयर पढ़ा था। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो है चट्टाने जो है पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, और जब यहाँ पर जो ताप है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो घनत्व है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये जो पिघली हुई चट्टानें ये क्या स्थल भाग पर क्या लगाती है, बल लगाती है। और इससे क्या होता है कि जब बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या है इस धरातल को तोड़कर और कहां पर आ जाती है, स्थल भाग पर जो है आ जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को जो है ज्वालामुखी बोला जाता है। इस प्रकार के जो शंकु है ये प्रारंभ में नहीं होती, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो लावा है वो धरातल पर इकट्ठा होता जाता है तो उसी से क्या है ये जो है शंकु बनता जाता है, और इस प्रकार की स्थलाकृति आपको जो है मिल जाएगी। पढ़ लेते हैं अपने आंसर को। भूगर्भ से छिद्र या दरार के माध्यम से 2 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, या तो होते हैं केंद्रीय प्रकार के जिन्हें छिद्र, या होते हैं दरारी उद्भेदन प्रकार के माध्यम से लावा विखंडित पदार्थ एवं जलवाष्प आदि के बाहर निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। और ये जो छिद्र होता है इस छिद्र को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले नाम आया लावा का। लावा क्या होता है कि जो द्रवीकृत जो मेग्मा है, जो पिघली हुई चट्टानें हैं उन्हें बोला जाता है मेग्मा बोला जाता है, और जब ये चट्टानें धरातल पर आ जाती है तो इनको क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। विखंडित पदार्थों के अंदर आपका आता है जो छोटे छोटे कणों से लेकर और जो बड़े बड़े जो इसमें कंकर पत्थर निकलते हैं उन्हें विखंडित पदार्थ कहा जाता है। और अंत में होता है जलवाष्प, जो पूरी ज्वालामुखी क्रिया का 60% होती है, यानी 60% तो केवल और केवल जो है गैस से निकलती है। तो इस प्रकार ये जो है निकलते हैं, और ये जो क्रिया होती है इसको ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है, और ये जो छिद्र होता है उसको बोला जाता है ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है आगे के जो 20 प्रश्न थे उन पर जो है चर्चा करी, और बाकी की जो चर्चा है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप जो है जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।